नमस्कार, जय महाराष्ट्र. मी विशाल पाटील. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 99% इतकी खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवरती आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. तर पंडित जी यांच्याबरोबर आपण बोलायला सुरुवात करणार आहोतच. अनेक प्रश्न तुमच्या आमच्या मनातले देखील आणि त्या संदर्भातली चर्चा आपण पंडितजींबरोबर करणार आहोत. तर सगळ्यात पहिले पंडित जी, मला तुम्हाला एक महत्त्वाचा प्रश्न विचारावासा वाटतोय. वो सवाल ये है कि राजनीतिक काफी उठापटक जो है वो चल रही है और उसी समय में लाल कृष्ण आडवाणी जो है वरिष्ठ नेता भाजपा के, जी जी, क्या उनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने को आ गया है? देखिए, ऐसा है कि हर चीज की एक समय सीमा होती है. जी हाँ. और उस समय सीमा को लेकर जब हम किसी भी चीज की बात करते हैं तो आप देखते हैं ना कि एक चीज की मियाद होती है, एक्सपायरी होती है, एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है. जी. तो हर व्यक्ति का एक समय होता है जब वो आगे बढ़ता है, फिर उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं. जी. और कहीं ना कहीं उस उतार चढ़ाव की जो आखिरी सीढ़ी भी किसी ना किसी दिन आती है. तो अगर हम दादा की कुंडली की बात करें तो 8/11/1927 पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में उनका जन्म हुआ. और एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर दादा ने पाकिस्तान बनने के बाद यानी आरएसएस तो वहीं पे ही ज्वाइन कर ली. अब तक जिस तरह का सफर तय किया, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से एक नई दिशा दी, 2 एमपी से सत्ता में लेकर आए. जी जी. इससे ये साफ साफ नजर आता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है उनका कद भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारत के लिए कितना बड़ा है. वो किसी भी बड़े नेता से कम नहीं है, चाहे वो पटेल हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हैं, किसी भी नेता से कम नहीं माने गए. और आज अगर नरेंद्र मोदी किसी के पांव को हाथ लगाते हैं तो वो सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी. अब समय की बात है. आयु डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आयु जो है वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकती है, मगर मैं तो ये महसूस करता हूं कि एज इज जस्ट ए नंबर. यहां पर एक बात दर्शकों के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी और भारतवर्ष को भी ये बताना चाहता हूं कि एज इज जस्ट ए नंबर. आप अपनी सेहत का कितना ध्यान रखते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है. लाल कृष्ण आडवाणी जो है उन्होंने उप प्रधानमंत्री का पद भी देखा और अटल जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर राष्ट्र की सेवा की और बहुत बार समस्याओं में भी रहे. और अगर अयोध्या बाबरी मस्जिद की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा उठाने वाले, रथ यात्रा निकालने वाले, भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर पहुंचाने वाले अगर कोई आज जिंदा व्यक्ति हैं तो उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी जी. अब मैं आपके, क्योंकि मुझे ये भूमिका माननी जरूरी थी. उनका कद इतना बड़ा है कि ये सब बातें जो हैं लोगों को भूलना नहीं है. हम ये बोल देते हैं कि क्या ये उनका अंत है? नहीं. मैं तो ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हैं, चाहे वो अमित शाह हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह है और नितिन गडकरी हैं, वो लाल कृष्ण आडवाणी के ऋणी हैं और उनके स्टूडेंट हैं जी. इसलिए समय और आयु एक बहुत बड़ा मायने रखता है. चाहे उनको राष्ट्रपति की पदवी नहीं मिली, डेफिनेटली उन दिनों थोड़ी सी निराशा मुझे भी हुई थी, मगर अब अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो लगन जो है वृश्चिक राशि का है और वृश्चिक राशि में शनि और केतु बैठे हुए हैं जो उनकी तबीयत के ऊपर एक आघात पहुंचाते हैं. मगर शनि की महादशा, शनि जो है कहीं ना कहीं उत्तम भी माना गया है इस यहां पर बैठा हुआ. अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करें, आज की दशा देखें तो चंद्रमा की आज की महादशा जो है उनकी शनि की महादशा लगी हुई है 2008 से लेकर 2027 तक. कहीं ना कहीं मुझे आज भी ये उनकी कुंडली से एहसास होता है कि वो आज भी इतने अस्वस्थ नहीं है कि उनको नकारा जाए. जी.
मगर इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में भाग दौड़ करना, डेफिनेटली अमित शाह जो हैं वो युवा हैं, उनके सामने डेफिनेटली वो ये सीट आराम से निकाल लेंगे। और दादा की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 1999 की आयु 2027 में उनकी पूरी होती है, शनि की महादशा उनकी पूरी होती है, शनि उनके तीसरे घर में अगले साल चला जाएगा। पॉसिबल है कि कहीं ना कहीं जाते हुए फिर एक बार उनको सत्ता के ऊपर काबिज कर दे और राष्ट्रपति की पदवी दिला सकता है जी। क्योंकि कुंडली में उनकी आयु डेफिनेटली एक वो सेंचुरी तो पार करेंगे ही करेंगे। और एल के अडवाणी जो है वो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट लोगों को उनके जीवन से सीखना चाहिए, कितने बजे उठना, क्या खाना, किस मेहनत बहुत की, पर डेफिनेटली अपनी सेहत को कभी भी उन्होंने दरकिनार नहीं किया। योगा, प्राणायाम, हर तरह से दादा एक भारत में एग्जाम्पल है। मैं तो आपके माध्यम से अपने हाथ जोड़कर दादा को नमन करता हूं कि देश में ऐसे नेता बहुत कम पैदा हुए हैं और बहुत कम पैदा होंगे। अब भी मुझे आशा की एक किरण दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं अगला राष्ट्रपति जो है वो लाल कृष्ण आडवाणी डेफिनेटली अगर बना या ना बना मगर उम्मीदवार वापस बन सकता है। क्योंकि अभी भी उनके साथ आप सोचेंगे कि आज की परिस्थिति में 91 की एज के बाद आज भी मैं बोलता हूं कि आज भी एज उनके साथ में है जी। 91 की आयु के बावजूद भी मैं ये, क्योंकि कुंडली में अष्टम भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है और अष्टम भाव का स्वामी जो है वो मंगल है, जो उच्च का होकर बैठा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं लाल कृष्ण आडवाणी सेंचुरी पार करते हुए 102 से लेकर 105 साल की आयु भी पार कर सकते हैं। मैं उनकी दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि हमारे देश में इस तरह के नेता बार बार आए और इनका आशीर्वाद हमारे राष्ट्र को लगता रहे। जी। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कई सारे अनसुलझे जो है वो सवाल है, उसमें से एक है कश्मीर, जम्मू कश्मीर का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, जम्मू कश्मीर की भविष्य की अगर हम बात करें जी, तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, मुद्दा एक बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु होता है। आज किसी भी पार्टी को इलेक्शन हारने के लिए या जीतने के लिए एक मुद्दा मिल जाता है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, 1947 से लेकर अब तक अंग्रेज जिस तरह से भारत को एक सौगात देकर गए हैं कि एक तो भाई सुबह उठकर बेड टी पियो, चाय पी लो, और दूसरा कश्मीर का मुद्दा कि सुबह उठो और देखो कि कितने लोग मरे हैं और कितनी गोलियां चली हैं। हर व्यक्ति कश्मीर के को लेकर चिंतित है। जी जी। आज अगर हम बात करें पर्टिकुलर कश्मीर की और लैंजीट्यूड और लॉटिट्यूड देखें तो डेफिनेटली समय बहुत नजदीक आ रहा है कि जो धारा 370 भी खत्म हो जाएगी और कश्मीर में जो अलगाववादी लोग हैं जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का शिकंजा कसा है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। एक बात ध्यान से देखिए, पीडीपी की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो पीडीपी हमेशा ही कहीं ना कहीं अलगाववादियों के पक्ष में रही हैं। और अभी आपने देखा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो हैं उन्होंने किस तरह के बयानात दिए कि जेएलएफ को क्यों आपने अनुबंधित कर दिया, क्यों आपने उसके ऊपर बैन लगा दिया, कि कहीं ना कहीं वो लोग जो देश में रहकर भी इस देश के नहीं है तो उनको बाहर निकालने में ही अकलमंदी है। माननीय नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या हमारे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत हो, और राष्ट्र की सेवा के लिए हर मुसलमान भी यहां पर अपनी जान देने के लिए तैयार है। जी हाँ। आज अगर फौज में हिंदू मरता है तो मुसलमान भी साथ में मरता है। मगर कश्मीर का मुद्दा जो है मेरी कुंडली के मुताबिक और भारत की कुंडली के मुताबिक जो 15 अगस्त 1947 से मैं हमेशा पकड़ते आया हूं, गोचर की परिस्थिति को देखकर कश्मीर का मुद्दा डेफिनेटली 2031 से पहले सुलझ सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को मैं कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से उनकी स्थिति खराब होते हुए देखता हूं। अगर कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाता है,
जैसे कि मैं कहते आया हूं आपके शो के माध्यम से कि बलूचिस्तान जो है वो भारत के नारे लगाता है, भारत की सीमा में आने को तैयार है। आप अगर जैसे बांग्लादेश अलग हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश अलग किया, वहां पे उनको डेफिनेटली शाबाशी देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में मोदी जी के नारे लगते हैं। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो डेफिनेटली एक बात पक्की है कि पाकिस्तान तो 50% रह जाता है। जी हाँ, उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीर जो है, आजाद कश्मीर में आज भी वोटिंग करवा लीजिए, 70% लोग भारत के कश्मीर के साथ जुड़ना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं, भारत में आना चाहते हैं। इस तरह की नर्क जैसी जिंदगी वहां पे लोग जी रहे हैं। कहीं ना कहीं कश्मीर का मुद्दा जो है वो 7 से 8 साल इसी तरह ददकता रहेगा। इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई व्यक्ति अगर छाती चौड़ी करके अगर आगे आता है, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की बातें की हैं, जो डेफिनेटली उसका अनुसरण कांग्रेस भी आगे जाकर कर सकती है। क्योंकि बाबरी मस्जिद हो या फिर कश्मीर का मुद्दा हो, भारत के अहम मुद्दे हैं। आज बाबरी मस्जिद जो है वो कितने सालों से वो मुद्दे के ऊपर भारतीय राजनीतिज्ञ रोटियां सेक रहे हैं, और 1947 से लेके अब तक राजनीतिज्ञ जो है कश्मीर के मुद्दे के ऊपर रोटियां सेक रहे हैं। कहीं ना कहीं पंडितों को निकाल दिया गया, आम आदमी त्रस्त हुआ, कश्मीर जिसको जन्नत कहा जाता था वो जहन्नुम बन गया। मैं तो अपने नेताओं से ये प्रार्थना करता हूं, राष्ट्र की सेवा करनी है तो कश्मीर का मुद्दा जल्द से जल्द ठीक किया जाए, मगर कुंडली के माध्यम से 2029-2030 से पहले ये मुद्दा सुलझ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हुए साफ साफ नजर आते हैं। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल जो है अपने स्टेट को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर कई सारे नेताओं की उम्मीदवारी जो अपने अपने पक्ष ने जारी कर दी है। नितिन गडकरी जी हो या फिर नाना पटोले जी हो, उन लोगों के लिए भी जो है उसी तरीके से उम्मीदवारी उनकी मिल चुकी है, लेकिन सब लोगों की नजर वहां पर लगी हुई है कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या रहेगा दोनों का भविष्य, किस तरीके के नतीजे रहेंगे नितिन गडकरी जी के लिए और नाना पटोले जी के लिए। देखिए, नितिन गडकरी की कुंडली का तो मैं बहुत बार अध्ययन कर चुका हूं आपके शो के माध्यम से। जी हाँ। कहीं ना कहीं नितिन गडकरी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो यह भी मैं यहां पर बोल चुका हूं कि नितिन गडकरी जो है अगले प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं। साफ साफ उनकी कुंडली में यह नजर आता है। और नाना की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 5/6/1963 तुला राशि। नाना पटोले जो हैं वो कांग्रेस के मतलब सामने वहां पे नितिन के सामने खड़े हुए हैं, जो वो नाना भाऊ फागुन राव पाटोले हैं। जी है। जिनका 5/6/1963 जन्मदिन है, तुला राशि है। और नितिन गडकरी की कुंडली का जब अध्ययन करते हैं तो उनकी कुंडली में 1992 से राजयोग चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो राजयोग है वो 2037 में खत्म होता है। तो मैं इस बात को लंबा ना करते हुए, नाना पटोले डेफिनेटली उनको कड़ी टक्कर देंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं, पर उसके बावजूद भी नितिन गडकरी जो है वो केक वॉक मतलब इजीली इस इलेक्शन में विजयी होंगे, क्योंकि उनकी कार्यकारिणी और उनकी करतूत जो है वो इतनी मतलब कहने का कि प्रशंसा के काबिल है कि उन जितना सराहा जाए उतना ही कम है। 27/5/1957 उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और जब नागपुर में ही उनका जन्म हुआ। और जब उनकी कुंडली का मैं अध्ययन करते हैं तो मेष राशि, मंगल जिसका अधिपति है, और इस वक्त गुरु की महादशा 2015 से चल रही है। 2014 से ही वो कहीं ना कहीं ऐसी अपनी गुरु उनका उच्च का है। 2031 तक तो गुरु की महादशा में नितिन गडकरी के, मैं तो ये इलेक्शन नहीं अगले इलेक्शन में भी नितिन गडकरी को जीतते हुए देखता हूं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के मोदी और अमित के साथ नाराज लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई ना कोई अहम करेगा, जैसे पहल करेगा। जैसे कि एक समय था जब मनोहर पर्रिकर ने गोवा के सम्मेलन में मोदी जी को आगे किया था। मैं अभी कह के हटा हूं आपके सामने एल.के. अडवाणी के समय पे कि समय बहुत बलवान है। समय आता है और जाता है, समय अपनी मार मारता है, और समय अपनी प्लेसमेंट से रंक को राजा बना देता है।
आप लाल कृष्ण आडवाणी और शरद पवार की कुंडली को अगर हम अध्ययन करो तो आप ये सोच नहीं सकते कि ये लोग 25 साल की उम्र से पहले क्या थे और आज क्या है। किस तरह की प्रगति, किस तरह की सफलता, किस तरह के जाहो जलाल, क्योंकि नियति को कोई नहीं टाल सकता। नियति अपना काम करती रहती है। रंक को राजा और राजा को रंक उसकी ग्रह दशा बनाती है। डेस्टिनी प्लेज इट्स ओन रोल। जी बिलकुल, काही सारे सवालों के जवाब मुझे आपसे लेणे ही है, मात्र तत्पूर्वी आता वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची, कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा राजमंत्र. ब्रेकनंतर राजमंत्रमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. पंडितजींकडे आपण पुन्हा एकदा वळतोय. पंडित जी, जैसा कि देखा जाए कि आए दिन चुनाव जो है, चुनाव कई पक्षों को साथ लेकर आए हैं, कई पक्ष जो है एक दूसरे का साथ छोड़कर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. वैसा ही कुछ चल रहा है शरद पवार जी और राज ठाकरे जी के बीच में, क्योंकि मनसे और राष्ट्रवादी जो है पास आते हुए भी नजर आते हैं. लेकिन एक अलग जो है चुनाव के दौरान देखने के लिए मिल सकता है कि नासिक में सबसे ज्यादा चलती है वो मनसे की और दूसरी जगह है छगन भुजबल जी की. क्या लगता है आपको, बीच में शरद पवार जी से जाकर खुद राज जो है मिलकर आए थे, तो क्या छगन भुजबल जी और राज ठाकरे नासिक में एक दूसरे के बहुत करीब आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, दो बातें यहां पर सामने आती हैं कि पिछले 6 महीनों में राज ठाकरे साहब की और शरद पवार साहब की कुछ मीटिंग सामने आई जी. एक आध मीटिंग विमान में हुई, एक आध मीटिंग कहीं और मीडिया के माध्यम से ही उनके घर पर चले गए थे. परसों उनके घर पे चले गए. तो कहीं ना कहीं राजनीति में राज ठाकरे भी अपनी एक जमीन तलाश कर रहे हैं. अब शरद पवार साहब की बात करें तो शरद पवार साहब जो है, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि कहीं ना कहीं अपनी हर नीति से भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की कोशिश करते हैं. और अपनी जो उनकी इतनी सालों की तपस्या है राजनीति में, उसके बारे में तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है. शरद पवार जो हैं राष्ट्र के इस वक्त सबसे ज्येष्ठ नेता माने जा सकते हैं. यहां पर पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी की बात करी कि आज उस लेवल के ऊपर जाने के बाद में राष्ट्र के नेता ही माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र की बहुत सेवा की और हिंदुस्तान को शिखर तक पहुंचाने में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी. आज आप अगर बारामती से लेकर शोलापुर तक और बारामती से लेकर औरंगाबाद तक चले जाओ तो डेफिनेटली शरद पवार ने किसानों के लिए, आम आदमी के लिए अपनी जी जान लगा दी. और अब राज ठाकरे साहब की बात करें तो राज ठाकरे जो है, उनके ऊपर 2011 से शनि की महादशा लगी. शनि उनका उच्च का नहीं है और मैं ये कहते आया हूं कि 2019 में एक बार फिर राज ठाकरे जो हैं उनके नए और अच्छे दिन शुरू होंगे. अब राज ठाकरे जो हैं शरद पवार साहब के साथ में अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली चाय पीने के लिए तो सिर्फ मिलते नहीं या खाना खाने के लिए सिर्फ मिलते नहीं है. इसमें अपनी एक अगली नीति बनाने के लिए वो मिलते हैं. आपने जो मुझे प्रश्न पूछा कि क्या छगन भुजबल और राज ठाकरे इकट्ठे होकर आगे सत्ता नासिक में साथ में आएंगे क्या? हाँ, नासिक में डेफिनेटली लोकसभा के इलेक्शन में अंदर खाते से राज ठाकरे संपूर्णतः एनसीपी कांग्रेस के कैंडिडेट को सपोर्ट करेगा जी. एनसीपी कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट, क्योंकि युति हो चुकी है, उनको सपोर्ट करेंगे. और आगे आने वाले दिनों में विधानसभा के इलेक्शन में ये गुत्थी आपके सामने खुल जाएगी कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे, छगन भुजबल सीटों का बंटवारा करके डिस्ट्रिक्ट नासिक में अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे. और कॉरपोरेशन के इलेक्शन में तो राज ठाकरे वैसे भी वहां पे अपना झंडा एक बार गाड़ चुके हैं. कभी कभी आदमी को ग्रहदशा गलतियां करवाती है और वही ग्रहदशा गलतियों से आदमी को बहुत कुछ सिखाती है. राज ठाकरे साहब ने पिछले 8 सालों में जो गलतियां की या ग्रहदशा ने उनसे करवाई, आगे आने वाले दिनों में उन गलतियों के ऊपर आपको सुधार दिखाई देगा. और राज ठाकरे फिर एक बार कहीं ना कहीं, जैसे पहले 2009 के इलेक्शन में आपने देखा कि 13 लोग जीत के आए थे उनके,
जी कहीं ना कहीं राज ठाकरे एक बार वापस महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आगे आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त तो ये कहा जा सकता है कि उनका इंजन पटरी के ऊपर खड़ा है, क्योंकि एक एमपी एमएलए था वो भी शिवसेना में चला गया है। जी जी तो आगे आने वाले दिनों में डेफिनेटली राज ठाकरे पूरी तरह से अपना जोर लगाकर अपनी पार्टी को आगे लाएंगे, और उसमें अगर कोई व्यक्ति जिससे सीखा जा सकता है राजनीति, तो वो शरद पवार से बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है। अपनी इन दोनों की डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी कुंडली भी मिलती है। छगन भुजबल कौन है? छगन भुजबल वो व्यक्ति हैं जो राज ठाकरे के काका बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं। जी हाँ, वो तो शिवसेना में थे, तो डेफिनेटली अपनी पुरानी जान पहचान तो उनकी है ही है। ऐसा तो है नहीं कि शरद पवार कोई आसमान से छगन भुजबल आसमान से उतरे हैं, वो शिवसेना के ही व्यक्ति थे। तो बीच में तो यहां तक भी बात आती रही कि शायद वो शिवसेना ज्वाइन कर ले। जी जी तो शिवसेना में जब थे तो राज ठाकरे के साथ उनकी मित्रता रही होगी, डेफिनेटली जान पहचान है। लाइट माइंडेडली दे माइट हैव स्पोकन टू ईच अदर, और डेफिनेटली कुंडली के माध्यम से वो इकट्ठे सरकार में शामिल हो सकते हैं, और राज ठाकरे को छगन भुजबल और छगन भुजबल को राज ठाकरे मदद करते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल। समय जो है काफी कम बचा हुआ है अभी। शेयर मार्केट का हाल कैसा रहेगा और बीएस येदियुरप्पा जो है उनका भविष्य क्या रहेगा? देखिए, बीएस येदियुरप्पा का अगर भविष्य अच्छा होता तो 36 घंटे से 48 घंटे के चीफ मिनिस्टर बनकर वो गिरते ना। तो येदियुरप्पा की कुंडली, जब आपके शो के माध्यम से ही हमने बोला था कि येदियुरप्पा ज्यादा से ज्यादा 96 घंटे के 96 ओवर के चीफ मिनिस्टर हैं, वहां पे जेडीयू के कुमारस्वामी जो है चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और वही हुआ। येदियुरप्पा की कुंडली डेफिनेटली वृश्चिक राशि की है। इस वक्त उनकी अगर कुंडली का अध्ययन करें तो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा वृश्चिक राशि का मैं पहले ही कहते आया हूं नीच होता है। 2022 तक उनके ऊपर डेफिनेटली अच्छा योग नहीं है। ये जो 18,000 करोड़ रुपए के घोटाले का एक उनके ऊपर आरोप लगा है, वो सत्य है कि झूठ है, ये तो ईडी या फिर सीबीआई तय करेगी। मैं पंडित होने के माध्यम से उनकी ग्रह दशा को देखता हूं कि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में येदियुरप्पा साहब जो हैं उनके ऊपर 8 से 10 महीने डेफिनेटली बहुत अच्छे नहीं हैं उनको, क्योंकि गुरु जो हैं वो केंद्र में बैठा हुआ है। उनको अपने पेट का और कहीं ना कहीं अपने डाइजेशन सिस्टम का, लार्जर इंटेस्टाइन, स्मॉलर इंटेस्टाइन, लिवर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और आई डोंट सी सम कि येदियुरप्पा साहब जो हैं इन और कई आरोप उनके ऊपर लग सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। जी, शेयर मार्केट कैसा रहेगा? 38,164 के ऊपर बीएसई बंद हुआ। ये 38,300 तक जा सकता है, मगर मुझे लगता है अब शॉर्ट करने का समय आ चुका है। 37,000 तक वापस देख सकता है। आप स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस रख के, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के काम करें। निफ्टी एनएससी 11,500 से 11,456 पे आया, 11,320 नीचे का है और 11,500 ऊपर का है। डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी सी बिकवाली आती हुई दिखाई देती है। सोना 32,140 से 33,000 हो सकता है। चांदी 38,362 से 39,000 हो सकती है। स्टॉप लॉस रख के काम करें। क्रूड ऑयल वापस एक बार 4,200 हो सकता है जी। स्टॉप लॉस रख के काम करें। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि आपकी कमाई और आपकी हानि, उसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं है। आप हमारी प्रेडिक्शन के साथ साथ में अपने ब्रोकर की सलाह लें, अपना दिमाग चलाएं और रिसर्च एनालिस्ट से बात करके बाजार को करें। डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए कुछ शेयर जो खरीद के रखें, सब्सक्राइब करें हमारे यहाँ पे, अगर आप चाहिए तो आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। ढेर सारा प्यार आया हमारे दर्शकों की तरफ से। उनके नाम एक बार बता दें हम लोग। मिलिंद नाईक आहेत आपल्याबरोबर, त्यानंतर दिनेश वाघमारे नाशिक या ठिकाणाहून, भुजंग रामा रोकडे आहेत, संदीप तकाटे आहेत, निवेदिता केरळा या ठिकाणी आपला कार्यक्रम त्यांना आवडतो, राजू मुनघटे आहेत, मंगल मोरडे आहेत वाशीहून, त्यानंतर संतोष महापात्रा, त्यानंतर गायत्री शेट्टी चेंबूरहून आपला कार्यक्रम नेहमी बघत असतात, आणि संजीव जगताप याने देखील प्रतिक्रिया आपल्यापर्यंत कळवलेल्या आहेत। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप आए और हमें मार्गदर्शन किया, इसलिए धन्यवाद।
तर राजमंत्र या विशेष कार्यक्रमात वेळ झाली इथेच थांबण्याची, मात्र तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र.